हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम ऋचा शर्मा और आप देख रहे हो डेली करंट अफेयर्स सेशन मेरे साथ। और आज हमें डिस्कस करने हैं 8 जून का डेली सीए। ठीक है, पहले पंचांग देखेंगे। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय है आज, यानी कि चांद बहुत फाइन जैसा हमको देखने को मिलेगा। और विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946 चल रहा है। चलिए, कल जो सेशन लिया था आपका, जाते जाते कुछ क्वेश्चंस आपसे किए गए थे और उसका आंसर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। आई हैड आस्क्ड यू व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और ये डे मैंने आपको कहा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको पकड़ कीजिएगा। और इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड मैंने आपको कीवर्ड दिया था, राइट? फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो कि कब आता है? 7 जून को आता है। चलिए, देन सेशन के दौरान एक दो क्वेश्चंस आपसे किए थे, सो आज रैंडमली ओजस आई हैव पिक्ड योर आंसर। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट CTRI कहाँ है हेडक्वार्टर्ड, ये पूछा था। तो राजा मुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर ये है। देन थीम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, ऑल्दो मैंने आपको लिखने को नहीं कहा था, मैंने कहा था एक बार ध्यान कर लीजिएगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो सुपर इंपॉर्टेंट। स्टिल ही इज रिटन, सो लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। देन मकाका सिलेनस क्या है भाई ये? सो इट इज लायन टेल्ड मकैक, लायन टेल्ड मकैक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे तो हमने आंसर देख ही लिया। चलिए, आज की कहानी की करें शुरुआत। सो 8 जून को दो इंपॉर्टेंट डे आते हैं और दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सुपर ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओशंस डे। वर्ल्ड ओशन डे जून 8 को। देखो, ओ से ओशन बनेगा और ओ से ही आप कहीं ना कहीं 8 बना सकते हो, तो ये छोटा सा हिंट आप ले सकते हो। 8 जून ओशन से रिलेटेड है। सो वर्ल्ड ओशंस डे, ताकि हम ओशंस के साथ क्या हो रहा है या फिर उसका कैसे बेटर मेंटेनेंस, हम मेंटेनेंस तो नहीं कर सकते हैं लेकिन हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अलाइन करने के लिए, यानी उनको मीट करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए ओशन का प्रोटेक्ट किया जाना कितना इंपॉर्टेंट है, इन सब के टुवर्ड्स अवेयरनेस लाने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ्स। देखो, ओशन में डेप्थ होती है ना, तो बस इस थीम को ऐसे याद रखिएगा, अवेकन न्यू डेप्थ्स, यानी आपके जो प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं उनमें भी नई डेप्थ्स आनी चाहिए। एक एक्शन थीम भी इस बार रखी गई है। ठीक है, एक्शन थीम क्या है? कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। जो एक्शन हम कर रहे हैं उसको कैटलाइज करना, उसको और एनहांस करना, फास्ट करना, ये एक एक्शन थीम भी रखी गई है। तो दो थीम है इस बार की, एक थीम है, एक एक्शन थीम है। चलिए, वर्ल्ड ओशन डे जो है वो एक ग्लोबल मूवमेंट के चलते ऑब्जर्व किया जाता है, और वो मूवमेंट है 30x30 या 30x30, यानी कि हमें एटलीस्ट 30% वर्ल्ड के जो लैंड, वाटर और ओशंस हैं उनको क्या करना है? सेफ रखना है बाय 2030। ये एक ग्लोबल मुहिम है और उसी के चलते हम ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे भी ऑब्जर्व करते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इस दिन को? जो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उन्होंने 5 दिसंबर 2008, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 2008 याद रखो, 2008 से डेजिग्नेट किया कि भाई हम 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाएंगे। इससे कंफ्यूज मत होना, इस तारीख को ये डिसाइड किया गया कि 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहला वर्ल्ड ओशन डे जो मनाया गया वो फिर फर्दर नेक्स्ट ईयर में मनाया गया। ठीक है, देन व्हाट एल्स नेक्स्ट ईयर मतलब 8 जून 2009 ये फर्स्ट वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व किया गया। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था वर्ल्ड ओशन डे का, सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था 1992 रियो डी जेनेरियो का जो समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशन UNFCCC। ठीक है, सो रियो डी जेनेरियो का जो समिट हुआ था उसके अंदर 1992 में डिसाइड किया गया था कि हम ऐसा एक डे लेकर के आएंगे। फिर फाइनली 5 दिसंबर 2008 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डेजिग्नेट किया और 8 जून 2009 से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्लियर? सारी कहानी समझ में आ गई? ऑलराइट, देन अगला इंपॉर्टेंट डे आता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 जून को ही आता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, राइट? सो इधर ब्रेन हम इस तरह से बनाते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, इस तरह से 8 बनता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एसोसिएशन आप बिठा सकते हो, नहीं तो आप ओशन से कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर है तो आपको ओशन में नहीं जाना चाहिए, बस इस तरह से आप याद रख लीजिए, तो दोनों दिन आपस में इकट्ठे आप याद रख सकते हो। सबसे पहले इसको 2000 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे को, और इसकी थीम क्या है? ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ब्रेन हेल्थ का ध्यान रखिए और ट्यूमर्स को प्रिवेंट कीजिए। ठीक है, सो वर्ल्ड ओशन डे एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे दोनों कब आते हैं? 8 जून को आते हैं। ऑल राइट, अब नए बच्चे जो भी हमसे जुड़े हैं, हम जो डेली करंट अफेयर में कंटेंट पढ़ते हैं उसका आपको
फ्री ऑफरिंग दिया जाता है पीडीएफ का, परचम के टेलीग्राम पे भी और परचम ऐप के फ्री मटेरियल सेक्शन में भी आप वहाँ से ले सकते हो। एंड यस, जो भी बच्चे वेट कर रहे थे मंथली मैगजीन का कि मैम मंथली मैगजीन कब आएगी, सो मई मंथ की मैगजीन आ चुकी है parchamclasses.in पे, इंग्लिश वर्जन आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही आप बाय करेंगे वहीं पे नीचे डाउनलोड लिंक आ जाता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप पेज को रिफ्रेश ना कर दें, आगे पीछे ना चले जाएं, वरना वो लिंक आपसे मिस हो जाएगा। मिस हो भी जाता है तो आपके मेल में, इनबॉक्स में पहुंचती है मेल, फिर भी नहीं मिलती है इन एनी केस, सो parchamclasses06@gmail.com। ठीक है, स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो इसके अलावा अगर आपको कोई भी मैगजीन चाहिए, इंडिविजुअल बुकलेट चाहिए, तो parchamclasses.in पे जाइएगा। सवाल के लिए जो लोग वेट कर रहे हैं एमसीक्यू मंथली बुक के लिए, वो 10th तक आएगी, हर महीने की 10th तक अपलोड होती है यहीं पे। ठीक है, अगर आपको सब्सक्रिप्शन और कोर्सेज वगैरह चाहिए तो आप परचम ऐप पे जा सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर, और प्रॉब्लम परचेज के बाद अगर आ रही है तो parchamclasses06@gmail.com। ओके, चलिए, कल संडे है, ध्यान रखिएगा। संडे को हेल्पलाइन नंबर्स फंक्शनल नहीं होंगे, आपके क्वेरीज हैंडल नहीं किए जा सकते हैं। कल टीम छुट्टी पे होती है, एक दिन हम उनको ऑफ देते हैं। आई नो डिजिटल वर्ल्ड है, 24/7 वर्क होना चाहिए, पर हम ऐसा नहीं करते हैं। एवरीबडी इज अ ह्यूमन एंड नीड्स अ रेस्ट, और इसलिए हम संडे को उनको बॉदर नहीं करते हैं। इसलिए आप या तो आज 6 बजे के पहले अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा या फिर आप मंडे को डालिएगा। ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं टकरा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। और न्यूज़ क्या है? इंडिया नेम्स 2 न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसे हम रामसर वेटलैंड कहते हैं। सुना है रामसर साइट्स? सो इंडिया से 2 more रामसर साइट्स हैव बीन एडेड, और पहले 80 रामसर साइट्स थी, अब कितनी हो गई? 82 हो गई हैं। और ये जो 2 नई रामसर साइट्स हैं दोनों बिहार से हैं, नागी एंड नक्टी लेक। हाँ, नागी एंड नक्टी लेक, राइट। सो नागी एंड नक्टी बर्ड सैंक्चुरी ऑलरेडी इनको घोषित किया जा चुका है, और अब उनको रामसर साइट्स के अंदर ले लिया गया है, और इंडिया में टोटल 82 रामसर वेटलैंड्स हैं। बिहार बर्ड सैंक्चुरीज गेन इंटरनेशनल रामसर स्टेटस, कौन कौन सी? नागी एंड नक्टी बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, दोनों मैन मेड रेजर्वॉयर्स हैं। डैम की वजह से ये पानी इकट्ठा हुआ तो मैन मेड रेजर्वॉयर्स हैं, और अब इनको बर्ड सैंक्चुरी नाम दे दिया गया। वाई? बिकॉज बहुत सारी बर्ड्स वहाँ आती थी, और अब इनको रामसर वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। सो बोथ आर मैन मेड, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये झाझा फॉरेस्ट रेंज है जमुई बिहार के अंदर, वहाँ पे ये दोनों ही सिचुएटेड हैं। और इनका डिक्लेरेशन कब हुआ? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे जो है उसके ऊपर हुआ 5 जून को। सो रामसर साइट क्या होती है, जिन बच्चों को नहीं पता, देखिए ऐसे वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि, यहाँ जहाँ पानी भी होता है, ज़मीन भी होती है, या फिर सिर्फ पानी हो, लेकिन पानी होना ज़रूरी है, मॉइस्चर होना ज़रूरी है ज़मीन में। तो ऐसी आर्द्र भूमि को, ऐसे वेटलैंड को, अगर कोई सिग्निफिकेंस है वहाँ के पर्यावरण इकोलॉजी के वजह, वहाँ की इकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उस पर्टिकुलर एरिया पे, कोई बर्ड्स आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, वहाँ का इकोसिस्टम टिका हुआ है, तो ऐसे एरियाज़ को रामसर की लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है, और उनके कंजर्वेशन रख रखाव पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। उनको रामसर वेटलैंड्स कहा जाता है। और इस तरह की एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ट्रीटी हुई थी। रामसर एक जगह है ईरान में। कहाँ है? ईरान में। तो रामसर ईरान में 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को के तहत एक ट्रीटी करवाई गई थी, संधि करवाई गई थी कि दुनिया भर में जितने भी रामसर वेटलैंड्स होंगे उनके रखरखाव पे फिर फंडिंग और सारे स्टेप्स लिए जाएंगे। सो उसी के तहत इंडिया से अब टोटल 82 साइट्स लिस्टेड है। गॉट इट? और जो वेटलैंड्स डे है वो भी 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नक्टी बर्ड सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं। देखो, नक्टी डैम बनाया गया 1980, इसलिए ये पानी यहाँ पे भरा इरिगेशन पर्पसेस से बनाया गया। 1984 में इसको बर्ड सैंक्चुरी घोषित कर दिया, बिकॉज बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आती हैं। 20,000 से भी ज़्यादा बर्ड्स यहाँ पे इकट्ठी होती हैं, और उनमें सबसे बड़ा कॉन्ग्रीगेशन जो होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन, रेड क्रेसेड पोचार्ड, ये एक बर्ड है ना, ब्यूटीफुल सी। सो नेटा रुफीना, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के अंदर सबसे बड़ा जमाव इन चिड़ियों का होता है, वो कहाँ होता है? इस नक्टी बर्ड सैंक्चुरी के अंदर, जो कि अब वेटलैंड है। तो इसलिए सिग्निफिकेंस कैसे है? ये बर्ड्स यहाँ पे डिपेंडेंट है, राइट। देन नागी बर्ड सैंक्चुरी की हम बात करें तो ये नागी रिवर के ऊपर डैमिंग की गई, इसकी भी डैम की वजह से बना, और इसको भी 1984 में बर्ड सैंक्चुरी घोषित किया गया था। उसके बाद फिर ये इंटरनेशनली भी इसको रिकग्नाइज किया एज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको रिकग्नाइज किया। यहाँ पे भी बहुत सारी कॉन्ग्रीगेशन होती है बर्ड्स की, और उनमें से बार हेडेड गीज जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज बार हेडेड गीज। ठीक है, सो नागी एंड नक्टी बर्ड सैंक्चुरीज
अब रामसर वेटलैंड्स घोषित कर दी गई हैं। अभी काफ़ी सारी न्यूज़ आज हमको बायोडाइवर्सिटी या फिर क्लाइमेट या एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के एंगल से देखनी है, तो चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट जयधर गुप्ता एंड विजय धसमाना क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर इन अ टाइगर रिजर्व। एक टाइगर रिजर्व उत्तराखंड का, जिसके अंदर एक प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व क्रिएट कर दिया है दो एनवायरमेंटलिस्ट ने। बायोस्फीयर रिजर्व यानी बहुत वहाँ की नेटिव स्पीशीज के पेड़ वगैरह लगा करके एक ऐसा एरिया बना दिया है जहाँ पे अब जानवर आकर के रह रहे हैं और नॉर्मल इकोसिस्टम डेवलप हो गया है, राइट। सो लाइफ पॉसिबल कर दिया उन्होंने, और ऐसा उन्होंने एक टाइगर रिजर्व में किया है। सो इंडिया का अपनी तरह का पहला बायोस्फीयर जो कि किसी टाइगर रिजर्व के अंदर डेवलप किया है प्राइवेटली दो एनवायरमेंटलिस्ट ने, जयधर गुप्ता एंड विजय धसमाना। वो कहाँ है? सो ये सारी बात चल रही है राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर राजाजी नेशनल पार्क के राजाजी टाइगर रिजर्व है, और उसी के अंदर राजाजी रघाटी बायोस्फीयर RRB इस नाम से 35 एकड़ का प्राइवेट फॉरेस्ट इनिशिएटिव इन्होंने लेकर के एक बायोस्फीयर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है ये, कंफ्यूज मत कीजिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व आ जाते हैं। दिस अ बायोस्फीयर यानी आपने एक फॉरेस्ट जैसा खड़ा कर दिया है एक टाइगर रिजर्व के अंदर। ओके, चलिए, सो बस ये आप ध्यान रखेंगे। राघाटी रिवर बेड भी यहाँ से बहुत क्लियरली दिखता है। दिस नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सो एक एमिनेंट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट रह चुके A.G. जॉन सिंह अब ये नहीं रहे। इनके बहुत सारे एफर्ट्स एलिफेंट से रिलेटेड थे, और उन्हीं की वजह से एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट जो इंडिया ने शुरू किया वो पॉसिबल हो पाया। सो ही वॉज द मैन वेरी इंपॉर्टेंटली बिहाइंड प्रोजेक्ट एलिफेंट इन इंडिया। सो एमिनेंट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट A.J.T. जॉन सिंह पासिस अवे इन बेंगलुरु। इनका बेंगलुरु में निधन हो गया काफ़ी लंबी बीमारी के चलते, और इन्होंने एलिफेंट्स के साथ जो काम किया 1980s के अर्ली 1980s में, तब प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई। चलिए मुझे बताइए, प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड इन विच ईयर एंड हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और इन्हीं के एफर्ट्स थे कि मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर वर्ल्ड का ध्यान गया और लोग वहाँ आए और उन्होंने रिसर्च वगैरह स्टार्ट की। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? जिसमें भी मलई आता है, मैंने आपको एक हिंट दिया था, मलई तमिलनाडु पहुँच जाया कीजिए, तमिलनाडु के अंदर ये है। चलिए, नाउ सिंस वी ऑल ऑब्जर्व वर्ल्ड ओशन डे ऑन June 8, उसी से थोड़ा पहले स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 रिलीज की गई। ठीक है, सो यूनेस्को ने इसको रिलीज़ किया और काफ़ी सारे चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं, डेटा सामने आए हैं, और क्या स्टेप लिए जाने चाहिए वो भी बताए गए हैं। सो हम की हाइलाइट्स इसकी देख लेते हैं। यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन है यूनेस्को की, उसने लॉन्च की है ये स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट। कहाँ पे? आइसलैंड के अंदर। 3 या 4 जून को ये आ गई थी, पर अब पब्लिक डोमेन के अंदर रिलीज़ की गई। इसकी की फाइंडिंग्स क्या है? ओशन की जो वार्मिंग का रेट है, यानी जिस दर से ओशन का पानी गर्म होता है, 20 सालों में, पिछले 20 सालों में ये डबल हो चुका है। यानी 20 साल पहले जिस रेट से पानी गर्म हुआ करता था ओशन का, अब डबल रेट से गर्म हो रहा है। और 2023 के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट इंक्रीजेस 1950s के टाइम से देखे गए हैं। क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें डेटा कब तक का है? ऑब्वियसली 2023 तक का डेटा लिया गया है। ठीक है, तो पहला तो एक ही है कि ओशन वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। वाई? बिकॉज एटमॉस्फेयर तो चलो गर्म ठंडा होता रहता है, लेकिन पानी जो गर्मी ले लेते हैं ज़मीन से, एटमॉस्फेयर से, वो फिर अपने आप होल्ड करके रख रहे हैं। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द रेट एट विच इट इज़ गेटिंग वार्म्ड अप हैज़ डबल्ड। कोस्टल स्पीशीज़ डिक्लाइनिंग ऑक्सीजन की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। देखिए, बहुत सारा हम वेस्ट भी डाल रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, वो अल्टीमेटली वहीं पहुंच रहा होता है ओशंस के अंदर। और अगर आप देखोगे 1960s से, तो ओशन ने करीब 2% अपनी ऑक्सीजन लूज कर दी है। 2 कारण है, एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ते हैं, भाप बन के पानी एक्सपैंड हो रहा है, तो भाप बन के उड़ रहा है, तो ऑक्सीजन भी लूज कर रहा है, राइट। बाइंडिंग कैपेसिटी छोड़ दे रहा है। पल्यूटेंट्स आ रहे हैं, राइट। और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट हुआ, ये सब आ रहे हैं। तो इस सरफेस रन ऑफ की वजह से, पल्यूटेंट रन ऑफ की वजह से, वेस्टलैंड के रन ऑफ की वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है ओशन वाटर के अंदर भी। देन तीसरा जो एक फाइंडिंग दिखाया गया कि राइजिंग एसिडिटी, जो ओशन वाटर की एसिडिटी लेवल्स हैं वो राइज हो रहे हैं, और हमारे जो फॉसिल फ्यूल हम एमिट करते हैं उसका करीब 25 से 30% ओशन अब्जॉर्ब कर रहे हैं।
विच इज़ इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ द ओशन। और प्री इंडस्ट्रियल टाइम से अगर हम आज की बात करें तो ओशन की एसिडिटी 30% तक इंक्रीज हो गई है, एंड 2100 तक जब हम पहुंचेंगे इसी रेट से अगर हम चलते रहे तो 170% तक हमारे ओशन वाटर एसिडिक हो चुके होंगे। ना रिपोर्ट ने यहीं तक बात खत्म नहीं की, रिपोर्ट ने बोला कि भाई व्हाट इज द वे आउट, होप किस चीज से है? तो होप है दो चीजों से, एक है ब्लू कार्बन, एक है एमपीएस। सबसे पहले ब्लू कार्बन समझो, व्हाट इज ब्लू कार्बन? ब्लू कार्बन यानी देखो जो ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जो पानी के आसपास हैं, जैसे मैंग्रोव्स हो गए, राइट, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हाट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? यानी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है उसको वापस से अपने अंदर अब्सॉर्ब करने में। ओके, सो ये ब्लू कार्बन का मतलब आप एटमॉस्फेरिक कार्बन को नेचुरली खत्म करते जाइए। तो वो कैसे होगा? जब आप मरीन फॉरेस्ट को और बढ़ावा देंगे। लेकिन अभी तक इस रिपोर्ट ने कहा है कि ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं कि आप मरीन फॉरेस्ट को और प्रोटेक्ट कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। मरीन फॉरेस्ट जैसे मैंग्रोव, सी ग्रास वाले प्लेन हो गए, टाइडल मार्शेस हो गए, टाइड्स के आसपास वाले मार्श लैंड होते हैं, वो 5% तक ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप फॉरेस्ट, ज़मीन वाले फॉरेस्ट का मुकाबला करो तो जो मरीन फॉरेस्ट हैं वो 5% तक ज़्यादा कार्बन एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। सो आप कितना एक्सीलेंट सोर्स है ये कार्बन को हटाने का। और इस तरह से जब आप कार्बन हटाते हो उसको ब्लू कार्बन कहा जाता है, राइट। सो रिपोर्ट ने लेकिन ये रिवील किया कि नियरली 60% कंट्रीज के पास अभी तक ऐसा कोई मरीन फॉरेस्ट रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन का प्लान नहीं है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, एमपीए मतलब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर हम IUCN रेड लिस्ट की बात करें जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह की लिस्टिंग है तो 72%, 1500 एंडेंजर्ड स्पीशीज में से 72% इन्हीं मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में रहती हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम्स हैं, इतने अच्छे सिस्टम्स हैं जो कि कार्बन को वापस एटमॉस्फेयर से खींच सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अभी हम इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। वी शुड बी डूइंग इट, ठीक है। तो ऑल दीज वर द क्रिटिकल पॉइंट्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट। अब चलो अगली रिपोर्ट के लिए, आर्कटिक, नॉर्थ पोल के पास में आर्कटिक। सो Arctic sea ice is declining at an alarming rate. A giant virus could stop that. Arctic sea वाला जो हिस्सा है उसमें जो आइस है वो बहुत तेजी से पिघल रही है, राइट। लेकिन साइंटिस्ट ने एक ऐसे वायरस को डिस्कवर किया है जो वायरस क्या कर रहा है, इस आइस के ऊपर जो एल्गी होती है उसको खाने का काम कर रहा है। एल्गल ब्लूम की वजह से आइस बहुत जल्दी मेल्ट होती है और ये वायरस उस एल्गल ब्लूम को खा रहा है। अब ये वायरस क्या है, किस तरह का है, क्या इसको और बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर अभी शोध चल रहा है, रिसर्च चल रही है। अगर ऐसा करना पॉसिबल हो पाएगा तो हम ये मेल्टिंग जो हो रही है आइस की, इसको काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। सो आर्कटिक और ऐसा तरह का वायरस जो कि आइस को मेल्ट होने से बचा रहा है, एल्गी को खा रहा है, ये पहली बार कहाँ देखा गया? आर्कटिक के अंदर देखा गया है, ठीक है। सो आर्कटिक आइस जाइंट वायरस में स्लो मेल्टिंग बाय ईटिंग एल्गी। नए तरह का वायरस खोजा गया है सरफेस ऑफ आर्कटिक आइस शीट पे जो कि मेल्टिंग को धीरे कर देता है। ये फीड करता है एल्गी के ऊपर और उस जिसकी वजह से पिघल रही होती है बर्फ। ये जो वायरस है ये एल्गी के पास ही रहता है। अच्छा, अब ये इस तरह का एल्गी ईटिंग वायरस अभी तक सिर्फ आर्कटिक की आइस शीट में ही देखा गया है। तो बस ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगली न्यूज़, COP29 होने से पहले यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 होने से पहले मिडवे क्या होता है, बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस किया जाता है जर्मनी के अंदर, ठीक है। बॉन जर्मनी के अंदर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस किया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किया जाए एक मेन एनुअल इवेंट, उससे पहले एक तरह से मिडवे एक इवेंट होता है जो थीम सेट कर देता है। अच्छा, आगे हमें किस किस चीज़ों पे बातचीत करनी है, एजेंडा सेट कर लेता है। तो इस तरह का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जर्मनी के अंदर हुआ जिसमें जो UN क्लाइमेट हेड है, यूनाइटेड नेशन के क्लाइमेट हेड हैं साइमन स्टीन, इन्होंने वॉर्न किया है। इन्होंने कहा है कि दुनिया जो है वो 2.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग की तरफ बढ़ रही है। कहाँ तो हम बात करें प्री इंडस्ट्रियल टाइम से हमें 1.5 डिग्री पे ही बढ़त को रोकना है, लेकिन यहाँ तो दुनिया इज हेडिंग टुवर्ड्स 2.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग अगर कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए। और इसलिए अभी तक जो हम फंडिंग दे रहे हैं इस टाइम क्लाइमेट को मेंटेन रखने के लिए, उस फंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें और कदम लाए जाने की ज़रूरत है। तो ये एक पॉइंट है जो कि साइमन स्टील ने रखा है। सो वर्ल्ड हेडेड फॉर 2.7 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, फाइनेंस डील की
फाइनेंस डील इज द की, बिकॉज सारी बातें पैसे पे आके टिकती हैं। आप वही कदम उठा सकते हो जिनके पीछे फंडिंग हो, और फंडिंग तब हो पाएगी जब हर कोई सोचेगा इस बारे में कि हाँ, हमें क्लाइमेट चेंज को इतनी तेजी से बढ़ते, मतलब चेंज न होने देने के लिए पैसा डालने की जरूरत है। व्हेन कंट्रीज विल बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। सो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट हेड साइमन स्टील ने वार्न किया है बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के अंदर। ये जो मीटिंग है ये जून 3 to 13 तक चलेगी, और इसको हाफवे टू द एनुअल क्लाइमेट समिट कहा जाता है। क्लाइमेट समिट जो होगा, जिसे हम कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, UNFCCC की, राइट। सो उससे पहले मिडवे ये होता है। देन इस डिस्कशन के अंदर मेन पॉइंट यही निकला कि न्यू फाइनेंस गोल हमें रखने पड़ेंगे। एग्जिस्टिंग जो गोल हमने लिया है ना $100 बिलियन पर ईयर का, अभी हम क्लाइमेट चेंज के लिए इतना बजट लेके चलते हैं, इसको और रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब यहीं पे क्योंकि हमने कॉप की बात की है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं जानते होंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है मैम। सो चलिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एनुअल यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट मीटिंग होती है। यूनाइटेड नेशन अलग अलग एरियाज में काम करता है, गरीबी में करता है, लिटरेसी में कर रहा है, पीस के अंदर कर रहा है, इसी तरह से क्लाइमेट में कर रहा है। सो क्लाइमेट से रिलेटेड इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। 1992 में रियो अर्थ समिट, थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ना हमने, वर्ल्ड ओशन डे के कॉन्टेक्स्ट में। सो रियो अर्थ समिट हुआ 1992 में, जिसमें 154 कंट्रीज ने साइन की एक ट्रीटी, जिसको कहा गया यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जो मैं ये UNFCCC कह रही हूँ, ये वही चीज़ है, ठीक है। अब इस UNFCCC की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में सब आते हैं, उसमें डिसीजन लिए जाते हैं और उसी के हिसाब से क्लाइमेट के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। और जो पेरिस के अंदर अग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत हमने लिमिट डिसाइड की थी कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक ही ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, और उसी के तहत कदम उठाए जाते रहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट कॉप जो हुआ और आने वाला कॉप जो है। सो लास्ट कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुआ, कहाँ हुआ था? दुबई, UAE के अंदर। और अब जो अपकमिंग है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, अपकमिंग बाकू अज़रबैजान के अंदर होल्ड किया जाएगा, नवंबर के आसपास होगा ये, और मुख्तार बाबिएव ये इसको प्रिजाइड करेंगे, यानी लीड करेंगे, ठीक है। तो बाकू अज़रबैजान के अंदर अब लेटेस्ट होने वाला है। ओके, फिर हम चलते हैं नेपाल, ठीक है। नेपाल के अंदर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी कि पानी से बिजली बनाई जाएगी। क्या नाम रखा? अरुण 3। अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? सीधा सीधा सवाल, नेपाल के अंदर, ओके। और 900 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और इंडिया और नेपाल के बीच में संधि हो रखी है PM मोदी के टाइम में, थोड़े टाइम पहले, कि हम नेपाल से बिजली भी है जो रिन्यूएबल एनर्जी वो परचेज भी करेंगे। सो लेट्स सी ये कितना उसके अंदर रोल प्ले करता है। देन एक छोटी सी न्यूज़ है पर बड़ी न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि भाई दिल्ली के अंदर भी टेम्परेचर्स आर सोरिंग वेरी हाई, और उसकी वजह से पानी की किल्लत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसे में दिल्ली ने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई हिमाचल प्रदेश से थोड़ा पानी रिलीज़ करवा दिया जाए, हमारे तक ला दिया जाए। हिमाचल प्रदेश वॉज ऑल्सो ओके अबाउट इट, लेकिन बीच में आ रहा था हरियाणा, और हरियाणा इसमें कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा था। क्यों? पॉलिटिकल मुद्दा। दिल्ली में आप है और हिमाचल में कांग्रेस थी, और लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट। तो अब यहाँ थोड़ी सियासी खींचाताव की वजह से, खींचतान की वजह से ये जो मुद्दा था ये दिल्ली ये सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली बोला है हिमाचल प्रदेश को कि आप 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर रिलीज कीजिए दिल्ली को, पॉलिटिक्स को अलग रखिए और ये वाटर रिलीज कीजिए। हिमाचल बोला भाई हमें तो वैसे ही दिक्कत नहीं है, लेकिन हरियाणा को दिक्कत थी, तो हरियाणा को भी डायरेक्ट किया गया है कि आप कोऑपरेट करेंगे, आप कोऑपरेट करेंगे और ये पानी आने देंगे, ठीक है। और ये जो डिसीजन है जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन जी ने लिया है। सो द न्यूज़ क्या बनती है? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू रिलीज 137 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, सरप्लस वाटर टू दिल्ली, ठीक है। और हरियाणा क्या करेगा? इस फ्लो को फैसिलिटेट करेगा आगे, है ना, रोकेगा नहीं। बस इतनी सी मेन आपको न्यूज़ है जो ध्यान रखनी है। अच्छा, अब ये क्यूसेक्स जो है ना, ये देख लीजिए, एक क्यूसेक यानी क्यूबिक फुट पर सेकेंड, क्यूबिक फुट वॉल्यूम के सेंस में है, पर सेकेंड, और इट इज इक्वल टू 28.317 लीटर्स ऑफ लिक्विड फ्लो पर सेकेंड, प्रति सेकेंड। जब 28.317 लीटर्स ऑफ लिक्विड फ्लो होता है, यहाँ पे हम वाटर की बात करें तो उसको क्यूसेक कहा जाता है,
ओके और ऐसे कितने क्यूसेक, 137 क्यूसेक्स ऑफ सरप्लस वाटर हिमाचल से हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचाया जाएगा। ऑलराइट, नाउ IPEF की इनॉग्रल मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई और वो कहाँ हुई और इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट किया और क्या है वो सब थोड़ा देख लेते हैं। IPEF की क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, क्लीन इकोनॉमी यानी कि कहीं ना कहीं ग्रीन इनिशिएटिव्स जुड़े हुए हैं। इन्वेस्टर फोरम है यानी आप अपने प्रोजेक्ट्स लेके जाओगे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा लगाएंगे आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस तरह का एक फोरम कहाँ कंडक्ट किया गया, सिंगापुर में। कहाँ, सिंगापुर में। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन इनॉग्यूरल, पहली बार इस तरह का एक फोरम हुआ है IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। IPEF ने ऑर्गेनाइज किया क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम सिंगापुर में। इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेशन किया और किसने लीड किया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर सुनील बार्थवाल, इन्होंने लीड किया इसको। और मेन एम क्या था कि हम इन्वेस्टमेंट्स ला सके हमारे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, रीन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट ला सके। क्यों, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वहाँ पे, फोरम ही उन लोगों का है। सो इंडिया ने वहाँ पे बताया कि हमारे पास वास्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2030 तक हम $500 बिलियन से भी ज़्यादा की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ जाएंगे इन एरियाज सच एज रीन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ऑप्शंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो बहुत सारे स्कोप हैं, आप आइए और इन्वेस्ट कीजिए। ओके तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनॉग्रल IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ, सिंगापुर के अंदर हुआ। इंडिया को किसने लीड किया, मिस्टर सुनील बार्थवाल जी ने लीड किया। नेक्स्ट, लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है, राइट, लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे प्रेरणा स्थल डेवलप किया जाएगा। ओके और क्यों किया जाएगा, ताकि जितने भी हमारे फेमस पर्सनालिटीज़ रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, उनकी जो स्टैच्यूज़ हैं वो एक ही जगह पे डिस्प्ले की जाएं, ताकि जब आप लोकसभा में एंटर करोगे उस प्रीमिस में तो सामने सामने दिख जाएंगी। पहले इधर उधर लगाए रखी थी। सो बस अर्लियर ये स्टैच्यूज़ अलग अलग पार्ट्स में थी इस कॉम्प्लेक्स के, और अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट में प्रेरणा स्थल, ये बस नाम याद आपको रखना है इसलिए मैंने न्यूज़ ले ली है। प्रेरणा स्थल कहाँ बनाया जा रहा है, तो लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ ये डेवलप किया जा रहा है। फिर न्यूज़ में थोड़े टाइम पहले रहा मिशन कर्मयोगी। क्यों रहा भाई, मिशन कर्मयोगी जब लॉन्च किया गया तो उसके तहत कितना बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको अभी असेस किया गया। तो इसलिए मिशन कर्मयोगी क्या है आपको जान लेना चाहिए। मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स या सिविल ऑफिसर्स जो हमारे हैं, जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनको एक्चुअली फ्यूचर रेडी करने के लिए, उनके तरीकों में, उनके काम करने के तरीकों में, उनको उनके लोगों से कनेक्ट करने के तरीकों में चेंजेस लाने के लिए, अपडेट्स लाने के लिए मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था और उसी का अभी थोड़ा अपडेट भी लिया गया है। सो मिशन कर्मयोगी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया सिविल सर्विसेज बाय 2047। हमारा जो अमृत काल है 2047 तक हम लोग हमारी सिविल सर्विसेज को ट्रांसफॉर्म कर दें, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। विकसित भारत हम बनना चाह रहे हैं 2047 तक, डेवलप्ड इंडिया। तो तब तक हमारा अगर हमें विकसित भारत बनना है तो गवर्नेंस का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, और गवर्नेंस के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सितंबर 2020 के अंदर PM मोदी जी ने लॉन्च किया था मिशन कर्मयोगी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए नेशनल प्रोग्राम लाया गया था, और 3 मिलियन सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनको सिटीजन सेंट्रिक बनाना, फ्यूचर रेडी करना, रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मयोगी बनाना। कर्मयोगी, कर्मयोगी क्यों, तभी इसलिए इसको मिशन कर्मयोगी रखा गया कि आप अपने काम से को सब सर्वोपरि रखें, और काम ऐसा होना चाहिए कि आपकी जगह वो बोले, राइट। फ्यूचर रेडी होना, रिजल्ट ओरिएंटेड होना, सिटीजन सेंट्रिक होना। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने असेस किया है अभी इम्पैक्ट, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि भाई कितना फ़र्क पड़ा। तो इस देखा गया कि जो प्रोफिशिएंसी डेटा को एनालाइज करने में और ई गवर्नेंस के जो टूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया है ट्रेनीज का। नाउ एज अ पार्ट ऑफ मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बनाई गई थी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करेगी, कमीशन ऑब्वियसली एक ऐसा सिस्टम बनाएगी कि आपको अगर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है IAS ऑफिसर्स की, कैसे करोगे, आपके पास कोई टूल्स होने चाहिए, कोई रोड मैप होना चाहिए, आप क्या क्या काम उनसे करवाओगे, क्या क्या नॉलेज उनको इम्पार्ट करोगे, क्या ट्रेनिंग करोगे, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा, ये
कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन करेगी। इसको 2021 में लाया गया था ताकि वो पॉलिसी, गाइडेंस, टूल्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ऑलराइट, देन ये सीधी सीधी न्यूज़ है, सीधा सीधा दिमाग में डालनी है। देहरादून के अंदर 3rd एडिशन ऑफ इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस हेल्ड की गई। ये एक पूरी कांग्रेस यानी मीटिंग हुई, 3rd एडिशन इंडियन एनालिटिकल कांग्रेस का। कहाँ? CSIR IIP देहरादून। आज कल ख़त्म हो गई है, आज 8 है ना, 7 तक थी ये। तो CSIR IIP देहरादून ने होल्ड की या फिर कंडक्ट की 3rd इंडियन एनालिटिक कांग्रेस, राइट। और 5 से 7 जून तक हुई ये। इसको इनॉग्रेट किसने किया? वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर SK मेहता जी ने किया। किसने मिलकर के इसको कंडक्ट करवाया है? तो एक तो CSIR IIP यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? देहरादून के अंदर है। और दूसरा साथ में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनालिटिकल साइंटिस्ट का दिल्ली चैप्टर। इन लोगों ने मिलकर इसको होल्ड किया। थीम क्या थी? रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रीन ट्रांजिशंस। साइंस टेक्नोलॉजी ग्रीन ट्रांजिशंस में कैसे मदद कर सकती है? 3rd एनालिटिकल कांग्रेस देहरादून के अंदर कंडक्ट की गई। 3 दिन की ये कांग्रेस रही। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अपॉइंटमेंट कहाँ? ESIC में। और इज दिस ESIC? ESIC इज एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, राइट। सो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में नए डायरेक्टर जनरल बन के कौन आए हैं? कमल किशोर सोन जी आए हैं। कमल किशोर सोन। और ये ऑलरेडी एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के तौर पे काम कर रहे थे। इन्होंने एडिशनल पदभार संभाल लिया है अब डायरेक्टर जनरल ऑफ ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। किंग चार्ल्स 3। सो किंग चार्ल्स 3 बैंक नोट्स आर हियर। पिछले साल छप गए थे लेकिन अब सर्कुलेशन में आ गए हैं। और जैसे जैसे पुराने नोट्स UK के अंदर, इंग्लैंड के अंदर खराब होंगे या कम पड़ेंगे, वैसे वैसे अब जो नए नोट्स छपेंगे या सर्कुलेट किए जाएंगे वो किंग चार्ल्स 3 की पिक्चर के साथ वाले होंगे। लेकिन अभी वाले जो नोट्स हैं वो आउटडेटेड नहीं हुए हैं। सो न्यू बैंक नोट्स फीचरिंग द पोर्ट्रेट ऑफ किंग चार्ल्स 3 हैव नाउ एंटर्ड सर्कुलेशन इन इंग्लैंड, राइट। और धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे। अच्छा, किंग चार्ल्स 3 जो हैं वो सेकेंड मोनार्क यानी सेकंड रूलर बनते हैं जिनकी पिक्चर नोट्स पे आई है आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ 2, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ 2 पहली मोनार्क थी जिन्होंने 1960 से फीचर कर रखा था इंग्लैंड के करेंसी के ऊपर, और अब किंग चार्ल्स 3 आए। ठीक है जी, चलिए सिंपल सा है ये। ओके, अगली जो खबर है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही है। वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि विवादों से घिरा रहता है। वाई? बिकॉज इस सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 15 में से 5 आर परमानेंट मेंबर्स, और ये जो 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ये फिक्स हैं। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था तब से लेकर आज तक यही 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया इसमें नहीं है, जबकि इंडिया आज की तारीख में बहुत पावरफुल नेशन है। बट वाई इज इट नॉट इन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर बातचीत चलती रहती है। एनी विच वेज, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास है वीटो पावर। ये सबसे विवादास्पद मुद्दा है UNSC का। अगर सारे मेंबर्स ने 15 के 15 14 मेंबर्स ने अगर किसी चीज़ पे हामी भर दिए कि हाँ जी ये किया जाना चाहिए, लेकिन एक परमानेंट मेंबर उठ के बोलता है नो, नहीं किया जाना चाहिए, तो वीटो पावर की वजह से वो डिसीजन रद्द कर दिया जाएगा। ये सबसे कंट्रोवर्शियल फीचर है UNSC का, जिसकी वजह से सुर्खियों में रहता ही है, विवादों में रहता है। एनी विच वेज, अब जो न्यूज़ हम देख रहे हैं कि ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, ये हर 2 साल के लिए, कितने टाइम के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? 2 ईयर टर्म के लिए किए जाते हैं। ये 10 लोग, इनमें से अब 5 लोग हर साल चेंज हो जाते हैं। ये जो 5 लोग आए ये 2 सालों के लिए रहेंगे, राइट। और यहाँ पे 5 लोग हमने और लिए, ये इधर 2 सालों के लिए रहेंगे। यहाँ पे हर साल यानी एवरी ईयर 5 मेंबर्स विल बी रिप्लेस्ड। अगले साल जो पिछले मेंबर्स अपॉइंट किए गए थे वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो 10 लोगों में से 5 लोग हर साल रिप्लेसमेंट में आते हैं। अब न्यूज़ क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस बार 5 लोग, 5 कंट्रीज कौन से ऐड हुए हैं टू बी नॉन परमानेंट मेंबर्स? डेनमार्क, पाकिस्तान, ग्रीस, पनामा, एक नेम यहाँ पे मिसिंग है जी, प्लीज टेक नोट, सोमालिया।
सो डेनमार्क, पनामा, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया, ये 5 देश हैं जिनको ऑफ कोर्स वोटिंग होती है, सीक्रेट वोटिंग होती है, उसके हिसाब से ही आप चूज कर सकते हो। तो इनको नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के लिए चूज कर लिया गया। 2 साल की इनकी टर्म रहेगी, जो कि 1 जनवरी 2025 से शुरू होगी। ठीक है, अभी जो लोग हैं जिनको ये रिप्लेस करेंगे, जिनकी टर्म 31 दिसंबर को खत्म होगी, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। सो ये 5 देश बाहर चले जाएंगे, ये 5 देश अंदर आ जाएंगे, और फिर अगले साल कोई और 5 देश बाहर निकलेंगे, ये लोग यहीं रुकेंगे क्योंकि इनको 2 साल की टर्म पूरी करनी है। ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। इनके पास है वीटो, राइट। सो बस यही बात है। चलो आगे ये देख लीजिए। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट 2 साल की टर्म के लिए होते हैं, और ये हर साल जून में इलेक्ट किए जाते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, और इनकी जो सर्विसेज होंगी वो अगले साल 1 जनवरी से शुरू कर दी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्पेस डोमेन से, और न्यूज ये है कि अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी स्पॉटेड बाय वेब टेलीस्कोप इज अ बीकन टू कॉस्मिक डॉन। अभी तक की सबसे पहले बनी हुई गैलेक्सी जो इंसानों ने जिसको देखा है, डिस्कवर किया है, वो फाइंड आउट की है, और किसने की है? वेब टेलीस्कोप। कौन सा वेब टेलीस्कोप है भैया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है नासा का। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसने अभी तक की अर्लीस्ट जायंट गैलेक्सी की डिस्कवरी की है। ओके, और आकाशगंगा जिसे हम बोलते हैं गैलेक्सी को, और उसका नाम क्या रखा हमने? जेड्स GS-Z14O। ऐसा माना जा रहा है कि ये बिग बैंग के 290 मिलियन ईयर्स बाद ही बन गई थी, और ये बड़ी गैलेक्सी है, बहुत बड़ी गैलेक्सी है, राइट। और अभी भी लेकिन ये काफ़ी ब्राइट और बिग है। हालांकि ये यूनिवर्स जब अपनी इन्फेंसी पे था ना, यानी आज जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं, उस समय जब ये गैलेक्सी बनी होगी तब सिर्फ 2% ही यूनिवर्स बना था। बिग बैंग हुआ तभी तो यूनिवर्स बनना शुरू हुआ, मैटर एक्सपैंड हुआ, तो सिर्फ 2% एक्सपैंड हुआ था, 2% यूनिवर्स बना था, तब से ये गैलेक्सी एग्जिस्टेंस में है, लेकिन आज भी काफ़ी ब्राइट है, राइट। तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। और इस गैलेक्सी का जो मास है वो 500 मिलियन स्टार्स, जो अगर हम सन के साइज वाले स्टार बोलें, और अभी भी नए स्टार्स इसमें बन रहे हैं। हर साल करीब 20 न्यू स्टार्स दिस गैलेक्सी इज फॉर्मिंग, सो क्वाइट एक्टिव स्टिल, राइट। नाउ ये जो डिस्कवरी है कि भाई 290 मिलियन ईयर्स बिग बैंग के बाद ये गैलेक्सी बनी है, इससे हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगेंगी। बिकॉज अभी तक हमारी इससे पहले जो ओल्डेस्ट नोन गैलेक्सी थी वो 320 मिलियन ईयर्स बिग बैंग के बाद बनी हुई गैलेक्सी को हम जानते थे। अब हम 290 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग को जानते हैं, और उस टाइम को क्या कहा जाता था? कॉस्मिक डॉन। कॉस्मिक डॉन यानी अभी बिल्कुल नया नया शुरुआत ही हो रही है कॉस्मोस के बनने की। सो काफ़ी सारा हमें जानने को मिलेगा उस समय के यूनिवर्स के बारे में। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग गैलेक्सीज के बारे में बढ़ा ही रहा है, बिकॉज 2022 से ऑपरेशनल हुआ है। इसको लॉन्च 2021 में किया गया था, और इसने अपना काम 2022 से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी, चलिए अब हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे। और व्हाट एल्स आई हैड टू टेल यू? नो, फाइन। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे पहले रोहित शर्मा की न्यूज़ लेते हैं। रोहित शर्मा जी ने, जो कि छक्का मारने में माहिर है हमारे खिलाड़ी, 600 सिक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। 600 सिक्सेस, एंड ये इन्होंने कब अचीव की ये फीट? इंडिया और आयरलैंड का जो T20 वर्ल्ड कप में अभी मैच हुआ उसके दौरान इन्होंने 600 सिक्सेस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में मोस्ट सिक्सेस का जो रिकॉर्ड है ओवरऑल। ओके, सो रोहित शर्मा टॉप पे हैं इंडिया से, क्रिस गेल सेकंड नंबर पे फ्रॉम वेस्ट इंडीज, शाहिद आफरीदी पाकिस्तान से थर्ड नंबर पे। ओके, सो हमने पहले भी पढ़ा था कि सुनील छेत्री जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आई विल बी टेकिंग माय रिटायरमेंट आफ्टर माय मैच ऑन 6 जून, और वो मैच हो गया, और वो मैच ड्रॉ रहा, किसी ने भी गोल नहीं किया दोनों पार्टीज ने, और ये ड्रॉ के पोजीशन में मैच हो गया, और सुनील छेत्री ने अपना रिटायरमेंट अचीव कर लिया है। सो इंडिया ड्रॉज 0-0 विथ कुवैत। तो सुनील छेत्री का जो लास्ट मैच इंटरनेशनल फुटबॉल डोमेन में उन्होंने खेला वो इंडिया की तरफ से खेला कुवैत के अगेंस्ट, और ये था फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर मैच। ठीक है, उसमें क्वालिफाई करने के लिए विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन, सॉल्ट लेक स्टेडियम जिसे हम बोलते हैं कोलकाता, यहाँ पे मैच खेला गया, और दोनों साइड में किसी ने भी गोल नहीं किया, और ये मैच ड्रॉ हो गया। ठीक है, और इसी के साथ सुनील छेत्री रिटायर कर गए इंडिया के हाईएस्ट गोल स्कोरर के तौर पे, और इनके टोटल स्कोर
गोल्स कितने रहे? 94 रहे। ओके चलो, अब ऑल्दो हमने पहले भी सारे अवार्ड रिकॉग्निशन सुनील छेत्री के देख लिए थे, फिर भी एक बार हम कंपाइलेशन ले आ रहे हैं बिकॉज हर दिन काफ़ी सारे नए बच्चे जुड़ते हैं, यू शुड नॉट मिस आउट। इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज काफ़ी सारी हैं, लेकिन SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की चैंपियनशिप्स इन्होंने 4 बार जीती है, नेहरू कप 3 बार जीता है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2 बार जीता है। नेशनल अवार्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये अच्छे से पकड़ करिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जिसे हम कहते हैं स्पोर्टिंग दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर, ये इनको 2021 में दिया गया। पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं 2019 में। अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नेक्स्ट जो आता है वो अर्जुन अवार्ड आता है, 2011 में ये भी इनको मिला था। देन AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर, ये 7 बार रह चुके हैं। SAFF चैंपियनशिप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं। फुटबॉल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिला है, फर्स्ट रेसिपिएंट बने थे फुटबॉल रत्न अवार्ड के, जो कि फुटबॉल दिल्ली ने इनको दिया था 2019 में। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड टेक नोट ऑफ। एंड फाइनली वन मोर रिटायरमेंट दैट वी हैव टू डिस्कस, क्रिकेट की दुनिया से केदार जाधव, ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। एंड ये जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेला करते थे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते थे, और वनडे इंटरनेशनल डेब्यू इन्होंने 2014 में किया था अगेंस्ट श्रीलंका फॉर इंडिया। टोटल इन्होंने 73 वनडे इंटरनेशनल और T20 T20 इंटरनेशनल्स इंडिया के लिए खेले हैं, ऑलराउंडर हैं इंडिया के, और अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। लास्ट इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था 2020 में, है ना, और 2019 वर्ल्ड कप जो था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सो इससे पहले हमने एक और रिटायरमेंट देखा था क्रिकेट जगत से, दिनेश कार्तिक का, और अब केदार जाधव। ठीक है जी, सो ये हो गई सारी न्यूज़ जो आज हमको कवर करनी थी। येस, द सेशन वुड डेफिनेटली हैव बीन अ लिटिल लॉन्गर बिकॉज न्यूज़ सारी थी। एनी विच वेज, आज सैटरडे है, कल आपका वीकली सेशन आएगा, और जस्ट इन केस बिकॉज अभी पता नहीं क्या चल रहा है, सारी फैकल्टी को कोई ना कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है, तो पायल मैम के डिजिटल बोर्ड में कुछ इशू चल रहा है। सो अगर वो रिजॉल्व हो जाता है तो सेशन कल दिन में 12 बजे आएगा। बाय एनी चांस अगर कल दिन में नहीं आ पाता है तो जो भी अपडेटेड टाइम होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप लोग मेरे मंथली MCQ सेशन का वेट कर रहे हो, दैट यू विल बी गेटिंग मोस्ट प्रॉब्ली ऑन मंडे। ठीक है, बिकॉज मैं चाह रही थी इस बार मंथली सीरीज सारी खत्म हो जाए, सारे बच्चे देख लें। जो बच्चे डेली वीकली देखते हैं वो तो ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ मंथली सीरीज देखते हैं तो वो भी देख लें, फिर मैं MCQ सेशन लेके आऊंगी तो सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट कौन सी आपको बताना है, 2 स्टेटमेंट में से। नागिन नकटी बर्ड सैंक्चुरी लोकेटेड इन बोथ बिहार एंड झारखंड आर नाउ रिकॉग्नाइज्ड इन रामसर कन्वेंशन। झारखंड आया क्या कहीं? नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। Nakti Bird Sanctuary is a man-made reservoir. Yes, man-made है, only 2 will be the right answer. Where is Arun 3 hydroelectric project located? Arun 3 hydroelectric project कौन से पड़ोसी देश? नेपाल. Okay, next. Which organization released State of Ocean Report 2024? हमने पूरी State of Ocean Report 2024 पढ़ी, रिलीज किसने की थी भाई? यूनेस्को. Yes, यूनेस्को ने की थी. Next. What is the name of India's first biosphere within a tiger reserve? ये एक प्राइवेट बायोस्फेयर है, ठीक है। सो इंडियाज फर्स्ट बायोस्फेयर विदिन अ टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर में था। कौन सा? देखो RRB याद किया था हमने, तो राजाजी राघटी बायोस्फेयर, और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। वेयर विल द 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बी हेल्ड? COP29 कहाँ होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। मैंने आपको वीकली रिवीजन सेशन के बारे में बता दिया है, मोस्ट प्रॉब्ली कल से आपका बैंकिंग रिवीजन, बैंकिंग CA सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आया, बिकॉज अभी थोड़े सितारे ऐसे ही चल रहे हैं, सबको टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं। एनी विच वेज आपको अपडेट कर दिया जाएगा कल, जो भी शेड्यूल होगा उसके बारे में। दिन में 12 बजे और 4 और 7 बजे वाले स्लॉट्स होते हैं, तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आई विल अपडेट यू ऑन मंडे, वॉट एवर बी द केस। मिलते हैं जल्दी, तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।